नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी रहस्यमयी, रोमांचक और भावनाओं से भरी हिंदी ऑडियो कहानियाँ। तो आंखें बंद कीजिए, मन को कहानी के साथ बहने दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और शक्तियां लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, समुदाय या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम या घटना की समानता वास्तविक जीवन से हो, तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। अध्याय 301 लालसा। ऐसे नहीं चल सकता। क्यू शेंगताओ के भीतर उबाल था। अगर यही हाल रहा, उसने मन ही मन सोचा, तो भविष्य में क्यू परिवार में मेरी क्या जगह बचेगी। अब हालात उसकी आंखों के सामने साफ थे। पिता की झुकाव पूरी तरह क्यू लियानजुन की ओर था, और अगर यही चलता रहा तो एक दिन सारी सत्ता उसी के हाथ में चली जाएगी। खासकर तब जब क्यू परिवार चेन्यांग नगर पर कब्जा कर लेगा। उस समय पिता अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे। सत्ता बांटी जाएगी, और तब जिसने कुछ नहीं किया होगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। क्यू शेंगताओ कक्ष में टहलने लगा। ये सबसे निर्णायक समय है। अगर अभी मौका हाथ से निकल गया तो शायद फिर कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। उसकी आंखों में एक कठोर चमक उभरी। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे योगदान चाहिए, ऐसा योगदान जिसे कोई नज़रअंदाज न कर सके। वह सोच में डूब गया। आमतौर पर वह दिमाग कम चलाता था, लेकिन आज जीत या हार का सवाल था। अचानक उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान उभरी। झांग परिवार हमारी दुकानों पर हमले कर रहा है, तो मैं क्यों न उनकी दुकानों पर हाथ साफ करूं। अगर मैं ये कर दिखाऊं तो पिता मुझे नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। निर्णय लेते ही वह पल भी नहीं रुका। आओ, उसने जोर से पुकारा। एक सेवक तेजी से भीतर आया। युवा स्वामी, नीचे के योद्धाओं को इकट्ठा करो, क्यू शेंगताओ ने आदेश दिया। एक भी नहीं छूटना चाहिए, और साफ कह देना, जो इस बार नहीं आया वह आगे किसी काम का नहीं रहेगा। क्यू परिवार चेन्यांग नगर के 3 बड़े परिवारों में से था। सालों में क्यू शेंगताओ ने भी अपने अधीन कई योद्धा जमा कर रखे थे। आमतौर पर वे आराम और सुख में रहते थे। आज उन्हें काम में लगने का समय था। अभी जाओ पुरानी जगह पर, क्यू शेंगताओ ने अधीरता से कहा। रात होते ही क्यू शेंगताओ चेन्यांग नगर की एक सराय में पहुंचा। ऊपर से ये साधारण सराय लगती थी, लेकिन भीतर एक अलग दुनिया थी। सराय के नीचे एक गुप्त कक्ष था। वहां कुछ बंदी स्त्रियां रखी जाती थीं, जिन्हें जबरदस्ती यहाँ लाया गया था। ये क्यू शेंगताओ की अंधेरी आदतों में से एक था। वह अकड़ के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। दरवाजे पर खड़े 2 पहरेदारों ने उसे देखते ही झुककर रास्ता दे दिया। युवा स्वामी, एक ने खुशामद में कहा, आज नई लड़कियां आई हैं। लेकिन आज ये खुशामद गलत समय पर थी। तारानकन थप्पड़, तारानकन। क्यू शेंगताओ ने पहरेदार के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। अब मुझे इन सब बकवास का वक्त नहीं है। तमाचा मारते ही उसका मन कुछ हल्का हुआ। वह ठंडी हंसी हंसते हुए आगे बढ़ गया। अंदर शोरगुल था, हंसी, शराब और बेपरवाही। कई योद्धा मेजों के आसपास बैठे थे। उनके पास डरी सहमी स्त्रियां बैठी थीं, जिनकी आंखों में आंसू अब भी जमे थे। क्यू शेंगताओ के आते ही भीड़ में हलचल मच गई। युवा स्वामी, आप आ ही गए। हमने आपके लिए सबसे अलग रख छोड़ा है। क्यू शेंगताओ की नज़र कोने में बैठी 2 स्त्रियों पर पड़ी। वे जुड़वां थीं, एक जैसी शक्ल, एक जैसा भय। सामान्य हालात में वह पल भर भी रुकता नहीं, लेकिन आज मामला अलग था। यह उसकी भविष्य की स्थिति से जुड़ा था। अगर आज उसने सही चाल नहीं चली, तो आगे ये सारे सुख भी छिन सकते थे। आज नहीं, क्यू शेंगताओ ने दांत भींचते हुए कहा, इन पर नजर रखो किसी और दिन। उसने मुड़कर योद्धाओं की ओर देखा। उसकी आंखों में लालसा से ज्यादा येसी था, और यही येसी चेन्यांग नगर की आग में घी डालने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 302 आज रात का दांव। दोनों सेवक पहले ही तय कर चुके थे कि उन जुड़वां लड़कियों को युवा स्वामी क्यू के कक्ष में भेज दिया जाए, लेकिन अचानक क्यू शेंगताओ का आदेश सुनकर वे दोनों ठिठक गए।
एक पल को तो उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुन लिया है। कहाँ ले जा रहे हो? क्यू शेंगताओ की आवाज़ सख्त हो गई। इन दोनों को अभी मत ले जाओ। अब जाकर दोनों सेवक समझे। वे जल्दी से जुड़वा लड़कियों को बाहर ले गए। कमरे में बैठे सभी योद्धा हक्का बक्का रह गए। अगर आवाज़, लहजा और चेहरा वही न होता तो वे सच में समझ लेते कि यह कोई नकली क्यू शेंगताओ है। तुम सब भी बाहर जाओ। क्यू शेंगताओ ने कमरे की महिलाओं की ओर हाथ हिलाया। हाँ हाँ, डरी सहमी महिलाएं एक दूसरे को देखते हुए तेजी से बाहर भाग गईं। ये जगह पूरी तरह से नरक थी। अगर आज थोड़ा भी कम पाप झेलना पड़े तो वह भी किस्मत थी। कमरा खाली होते ही एक अंगूठा कटे हाथ वाला योद्धा खड़ा हुआ। उसने जिज्ञासा से पूछा, युवा स्वामी, आज कुछ अलग लग रहे हो। सभी योद्धाओं की नजरें क्यू शेंगताओ पर टिक गईं। क्यू शेंगताओ मेज के पास आया। उसने शराब का प्याला उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। फिर बोला, बताओ, मैं आमतौर पर तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। अंगूठा कटा योद्धा तुरंत बोला, युवा स्वामी, आपका व्यवहार तो बेहतरीन है। संसाधन हो, शराब हो, औरतें हों, कभी कमी नहीं रहने दी। हाँ, बाकी योद्धा भी बोल उठे, हमारे साथ आज तक किसी ने युवा स्वामी जैसा व्यवहार नहीं किया। ठीक है। क्यू शेंगताओ ने धीरे से सिर हिलाया। आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? ये सभी महान योद्धा स्तर के साधक थे, हैसियत में उससे जरा ही नीचे। इसलिए क्यू शेंगताओ का लहजा काफी नर्म था। अंगूठा कटा योद्धा जोर से हंसा। युवा स्वामी, कहने की देर है। मारना हो या आग लगानी हो, मैं उंगली तलवार कभी पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, क्यू शेंगताओ ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तुम लोग जानते हो हमारे क्यू परिवार और झांग परिवार के बीच क्या चल रहा है। अब मैं झांग परिवार की दुकानों पर हाथ डालना चाहता हूँ। बताओ, हिम्मत है? उंगली तलवार ने सीना ठोक दिया। बस यही। युवा स्वामी को क्या लगता है मैं पहले क्या करता था? बिना पूंजी का धंधा मेरा पुराना काम है। एक दुकान लूटना कोई बड़ी बात नहीं। बाकी योद्धा भी जोश में आ गए। एक एक कर सबने हामी भर दी। अच्छा, क्यू शेंगताओ हंसा, तो यह मान लो मैंने तुम लोगों से दोस्ती बेकार नहीं की। अगर यह काम हो गया तो आगे और भी ऐश होगी। और जिस दिन क्यू परिवार चेन्यांग नगर का स्वामी बनेगा तो ये पूरा नगर हम सब का होगा। ये सुनते ही सभी योद्धाओं की आंखें चमक उठीं। जो थोड़ी बहुत हिचक थी वह भी गायब हो गई। युवा स्वामी, निश्चिंत रहिए। एक योद्धा दहाड़ा, झांग परिवार क्यू परिवार से टकराने लायक नहीं। आज रात हम उन्हें अक्ल सिखाएंगे। कमरे में नारे गूंज उठे। जोश आसमान छूने लगा। क्यू शेंगताओ ने शराब का प्याला उठाया। आओ, आज रात की जीत के नाम। आज रात की जीत। सबने एक साथ जाम टकराए। क्यू शेंगताओ भीड़ को देखता रहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, मानो झांग परिवार का अंत आज ही लिख दिया गया हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 303 पहली चाल। पिता, करण ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये वही हवेली है जिसे मैंने खरीदा था। थोड़ी साधारण है लेकिन अभी के लिए रहने के लिए काफ़ी है। चेन्यांग नगर के बाहरी हिस्से में ये हवेली शांत खड़ी थी। आंगन में लगे पेड़ पौधे साफ सुथरे थे। मंडप, बरामदे सब मौजूद थे। बस लंबे समय से कोई नहीं रहा था, इसलिए हल्की सी वीरानी थी। करण के पिता आगे बढ़े। उन्होंने ध्यान से पूरी हवेली को देखा, फिर संतोष से सिर हिलाया। अच्छा है, सिर्फ ठहरने की जगह ही नहीं, मेरी उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। ये सुनकर करण मुस्कुरा दिया। दोनों हवेली के भीतर चले गए। ये जगह करण ने बहुत पहले ही खरीद ली थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर करण परिवार आसानी से स्थान बदल सके। हर दिन 30-40 सेवक यहाँ सफाई करते थे। करण और उसके पिता को देखते ही कई सेवक जल्दी से झुककर बोले, स्वामी। करण ने इशारा किया, ये मेरे पिता हैं। फिर उसने पीछे खड़े लोगों की ओर देखा, और ये मेरे करण परिवार के योद्धा हैं। आगे से यही इस जगह के स्वामी होंगे। इनका अच्छी तरह ध्यान रखना। जी, सेवकों ने तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने योद्धाओं को भीतर ले जाकर ठहरने की व्यवस्था शुरू कर दी। उसी समय काले वस्त्रों में एक मध्यम आयु का व्यक्ति आगे आया। उसने झुककर कहा, स्वामी करण। करण ने अपने पिता की ओर देखा।
ये यहाँ का प्रबंधक है। नाम होंगवू, चेन्यांग नगर का ही रहने वाला है। नगर की हर खबर से वाकिफ है। ये हवेली इसी ने मेरे लिए खरीदी थी। होंगवू फिर से झुका। आपसे मिलकर आदर हुआ महोदय। करण के पिता ने होंगवू को ध्यान से देखा। अचानक उनकी भौहें सिकुड़ गईं। इतनी तेज हिंसक आभा। ये सुनकर करण हल्का सा हंसा। पहले होंगवू ने काफी खून देखा है, इसीलिए उसकी आभा भारी है। कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाएगा। जो बहुत अधिक लड़ता है उसके भीतर हिंसा की छाप स्वाभाविक होती है। साधारण लोग इसे महसूस भी नहीं कर पाते। केवल ऊंचे स्तर के लोग या गहरी अनुभूति वाले इसे पहचान पाते हैं। करण के पिता ने होंगवू की साधना को परखा। महान योद्धा स्तर का शिखर। उनकी आंखों में आश्चर्य साफ था। ऐसा व्यक्ति, और वह भी एक प्रबंधक के रूप में। उन्होंने मन ही मन अपने बेटे को और ऊंचा आंक लिया। चलो, करण के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अंदर चलते हैं। तुमने चेन्यांग नगर की जो तैयारी की है उसके बारे में अब बताओ। उनकी कदमों में उत्सुकता थी। कक्ष के भीतर बाकी सब अपनी अपनी जगह जा चुके थे। कमरे में अब सिर्फ करण और उसके पिता थे। करण ने थोड़ी असहजता से कहा, पिता, यहाँ की व्यवस्था काफी फैली हुई है। सब कुछ एक साथ समझाना आसान नहीं। वह रुक गया। कुछ बातें वह अभी भी अपने तक ही रखना चाहता था। कुछ योजनाएं ऐसी थीं जिनका संबंध उस संगठन से था जिसे वह अभी उजागर नहीं करना चाहता था। जितने कम लोग जानते उतना सुरक्षित। यहाँ तक कि उसके पिता भी। कमरे में एक हल्की चुप्पी छा गई। बाहर हवेली शांत थी, लेकिन चेन्यांग नगर में तूफान की धड़कन अब साफ सुनाई दे रही थी। और यह जगह इस तूफान का पहला ठिकाना बनने वाली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 304 पर्दे के पीछे की चाल। हुआयू संप्रदाय करण का सबसे बड़ा छुपा हुआ हथियार था। यह न सिर्फ उसके दुश्मन गुटों के खिलाफ उसकी गुप्त शक्ति थी, बल्कि खबरें इकट्ठा करने और उन्हें फैलाने का सबसे अहम जरिया भी। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, करण के पिता ने हल्की असहजता से कहा। क्या मैं इतना भी हकदार नहीं कि कुछ जान सकूं? असल में एक पिता के रूप में उन्होंने कभी भी करण पर शक नहीं किया। बिना किसी जानकारी के, सिर्फ अपने बेटे के भरोसे पर उन्होंने पूरा साथ देने का फैसला कर लिया था। करण मुस्कुराया। पिता, उसने शांत स्वर में कहा, आपको बस इतना जानना काफी है। हमारे पास झांग परिवार और क्यू परिवार दोनों को दबाने की पूरी ताकत है। अगर योजना में थोड़ा भी फेरबदल हुआ तो ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हार नामुमकिन है। पूरी ताकत। करण के पिता चौंक गए। झांग परिवार में एक शक्तिशाली साधक है और क्यू परिवार की ताकत भी कुछ कम नहीं। दोनों को दबाने के लिए कम से कम वे आगे नहीं बोले, लेकिन मन में साफ था, ऐसी ताकत का मतलब कम से कम एक और उच्च स्तर का साधक। करण ने उनकी उलझन समझ ली। पिता, उसने तुरंत कहा, निश्चिंत रहिए, सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित है। अभी वह बोल ही रहा था कि बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। संप्रदाय प्रमुख। बाहर से एक युवक की आवाज आई, एक जरूरी सूचना है। संप्रदाय प्रमुख। ये शब्द सुनते ही करण के पिता ने गंभीरता से अपने बेटे को देखा। संप्रदाय, उसका मतलब था ऐसी शक्ति जो साधारण नहीं होती। इस महाद्वीप में बिना ऊंचे स्तर की ताकत के कोई संप्रदाय स्वीकार ही नहीं किया जाता। या तो कुछ भी नहीं, या फिर असली ताकत। अंदर आओ, करण ने कहा। सफेद वस्त्रों में एक योद्धा भीतर आया। उसने एक पत्र निकालकर करण को सौंपा। पत्र पर अजीब से चिन्ह बने थे, गुप्त संकेत। ये हुआयू संप्रदाय की विशेष पहचान थी। करण ने पत्र खोला। पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अच्छा, वह अनायास बोल पड़ा। करण के पिता ने पत्र की ओर देखा। अक्षर उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आए। ये स्वाभाविक था। ये पत्र साधारण भाषा में नहीं था। करण ने अत्यंत जटिल गुप्त लिपि का प्रयोग किया था, जिसे वह स्वयं पूर्ण रूप से समझता था। पिता, करण ने मुस्कुराकर कहा, आज रात एक बड़ा तमाशा होने वाला है। अगर सब ठीक रहा तो चेन्यांग नगर बहुत जल्द हमारे हाथ में होगा। रात और भी गहरी हो चुकी थी। लगातार हुई लूटपाट के कारण पूरा चेन्यांग नगर सन्नाटे में डूबा था। अचानक काले वस्त्रों में लिपटे कुछ लोग तेजी से आगे बढ़े।
उनके कदमों की आहट ने खामोशी चीर दी। युवा स्वामी क्यों? उंगली कटी तलवार वाले योद्धा ने धीमी आवाज में पूछा। क्या पक्का है कि झांग परिवार का मुखिया उस दुकान में नहीं है? पीछे चल रहे दर्जन भर योद्धा भी उतने ही तनाव में थे। क्यू शेंगताओ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, वह आत्मविश्वास से बोला। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। क्या मैं खुद मौत को बुलाऊंगा? महान योद्धा चाहे कितने भी अनुभवी हों, उच्च स्तर के साधक के सामने वे कुछ नहीं थे। अगर सामना हो गया तो भाग निकलना भी किस्मत होती। तो ठीक है। उंगली कटी तलवार ने गहरी सांस ली। अंधेरे में उनके कदम तेज होते गए और इसी अंधेरे में कई किस्मतें लिखी जा रही थीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 305 जाल में कदम। क्यू शेंगताओ ने धीमी आवाज में कहा, मैंने पहले ही एक खास आदमी भेज रखा है जो झांग परिवार के नगर स्तर के शक्तिशाली पर नजर रखे हुए है। जब तक हम तेजी से काम करें, झांग परिवार का मुखिया यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा। ये सुनते ही पीछे चल रहे सभी योद्धाओं ने राहत की सांस ली। इनाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। नगर स्तर के शक्तिशाली के सामने उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। आ गया। दौड़ते हुए समूह ने अचानक रुककर सामने देखा। झांग परिवार की विशाल दुकान अंधेरे में खड़ी थी। यही है न? उंगली कटी तलवार वाले योद्धा ने हाथ में पकड़ी तलवार को घुमाते हुए कहा। झांग परिवार की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली दुकान। क्यू शेंगताओ ने सिर हिलाया। हाँ, दिन में मैंने सब जांच लिया है। अंदर ज्यादातर साधारण योद्धा हैं। उच्च स्तर के योद्धा बहुत कम हैं। संभालना आसान होगा तो इंतजार किस बात का? एक योद्धा हंसते हुए बोला। जल्दी निपटाओ और लौट चलो। सुंदर औरतें मेरा इंतजार कर रही हैं। क्यू शेंगताओ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, काम जल्दी खत्म करेंगे और जल्दी लौटेंगे। चलो। उंगली कटी तलवार वाला सबसे आगे बढ़ा। उसी समय बुरा हुआ। दुकान के दरवाजे पर खड़े दो चौकीदार चिल्लाए, काले कपड़ों वाले आ रहे हैं। झांग परिवार की दुकान तुरंत खुली। दोनों चौकीदार जान बचाकर अंदर भाग गए। हा हा, उंगली कटी तलवार वाला हंसा। झांग परिवार की दुकान, अगर जान प्यारी है तो विरोध मत करो, हमें सिर्फ धन चाहिए। कुछ ही पलों में क्यू शेंगताओ और उसके लोग दुकान के भीतर घुस चुके थे। दुकान बेहद बड़ी थी। ये कपड़े की दुकान थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर कपड़ा नामात्र का भी नहीं था। इधर उधर झांग परिवार के योद्धा छोटे छोटे समूहों में खड़े थे। जैसे ही सभी लोग अंदर आए, एक तेज आवाज गूंजी, दरवाजा बंद करो। अचानक चारों ओर से झांग परिवार के योद्धा निकल आए। दरवाजे बंद हो गए। चारों तरफ से घेरा कस गया। खत्म। क्यू शेंगताओ का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो पहले से रचा हुआ जाल है। उसने चारों ओर देखा। 20 से ज्यादा उच्च स्तर के योद्धा, इतनी बड़ी संख्या में इतने ताकतवर लोग सिर्फ एक दुकान की रखवाली के लिए। यह असंभव था। ये साफ तौर पर झांग परिवार की तैयारी थी। क्यू शेंगताओ ने जबरन खुद को शांत किया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम आज यहाँ आएंगे? उसके दिल में उलझन थी। इस योजना को उसने किसी से साझा नहीं किया था। हमें यह नहीं पता था कि तुम आज ही आओगे। भाले वाला योद्धा ठंडी आवाज में बोला, बस हमारे बुजुर्ग को शक था, इसलिए आज का ये जाल रचा गया। सोचा था पूरी रात बेकार जाएगी, लेकिन तुमने हमें निराश नहीं किया। क्यू शेंगताओ, झांग परिवार की दुकान लूटने की इतनी हिम्मत, आज हम तुम्हारा असली चेहरा देख ही लेंगे। उसकी आंखों में निर्दय चमक थी। ज्यादा कोशिश मत करो, हमने पहले ही अपने मुखिया को सूचना भेज दी है। वह जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। बेहतर होगा शांतिपूर्वक गिरफ्तार हो जाओ। चारों ओर हवा भारी हो गई। क्यू शेंगताओ की पीठ पर ठंडा पसीना उतर आया। ये लूट नहीं थी, यह मौत का दरवाजा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 306 दो दिग्गजों की टक्कर। झांग परिवार का मुखिया आ रहा है। ये सुनते ही क्यू शेंगताओ और उसके साथियों के दिल दहल गए। झांग परिवार का मुखिया एक उच्च स्तर का महाशक्तिशाली, उसके सामने महान योद्धा भी चींटियों जैसे थे। पहली ही प्रतिक्रिया, भागो, यहाँ रुक कर लड़ना सीधी मौत को बुलाना था। सामने के महान योद्धा अगर थोड़ी देर भी रोक लें तो जैसे ही वह महाशक्तिशाली पहुंचेगा, ये सब
कटने के लिए तैयार फसल बन जाएंगे। भागो, क्यू शेंगताओ गरजा, उंगली कटी तलवार वाला सीधे दरवाजे की ओर झपटा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन महान योद्धाओं के लिए दरवाज़ा तोड़ना कोई मुश्किल नहीं। असल परेशानी थी सामने खड़े झांग परिवार के योद्धा। मारो, उंगली कटी तलवार पूरी ताकत से घूमी। बाकी काले वस्त्रों वाले भी दरवाजे की ओर पूरी शक्ति से टूट पड़े। अब दुकान लूटने का कोई सवाल नहीं था। एक एक करके जान बचाकर निकलना ही सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन झांग परिवार के योद्धा पहले से तैयार थे। उन्होंने दरवाजे पर पूरी ताकत से मोर्चा बांध रखा था। निकल नहीं पा रहे। उंगली कटी तलवार दहाड़ उठा। उसकी तलवार भले ही प्रचंड थी, लेकिन झांग परिवार के कई महान योद्धा सिर्फ रोकने के लिए डटे थे। वे हमला नहीं कर रहे थे, बस समय खींच रहे थे। और यही सबसे घातक था। पीछे हटो, क्यू शेंगताओ ने दांत पीसते हुए चिल्लाया। अंदर की ओर रास्ता बनाओ। दरवाज़ा बंद था तो एक ही रास्ता बचा था, दीवार। क्यू शेंगताओ को छोड़कर बाकी सब महान योद्धा थे। दीवार तोड़ना उनके लिए मुश्किल नहीं था। उन्हें रोको। झांग परिवार के योद्धा समझ चुके थे। वे जान की बाजी लगाकर रास्ता बंद करने लगे, लेकिन ज्यादातर महान योद्धा दरवाजे पर फंसे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर काले वस्त्रों वाले घेरा तोड़ते हुए दुकान के भीतर घुस गए। अंदर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के ऊपर छत नहीं थी। क्यू शेंगताओ ने दांत भींचे। उसने अपनी जेब से एक संकेत पटाखा निकाला और सीधे आकाश में छोड़ दिया। फ्यूं, दो तेज आवाजें गूंजीं। आकाश में तेज रोशनी फूट पड़ी, जो दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। यह क्यू परिवार का आपात संकेत था। पूरे क्यू परिवार में बहुत कम लोगों को इसे इस्तेमाल करने का अधिकार था, और क्यू शेंगताओ उनमें से एक था। ये संकेत दिखते ही क्यू परिवार का मुखिया जरूर आएगा। क्यू शेंगताओ अपने पिता से मदद नहीं मांगना चाहता था, लेकिन वह जानता था अब उसके अलावा कोई उसे नहीं बचा सकता। क्यू परिवार की हवेली में क्यू परिवार का मुखिया आकाश की उस चमक को देखकर भौहें चढ़ा बैठा। कुछ पल सोचकर वह उसी दिशा में तेजी से बढ़ गया। क्यू परिवार के योद्धाओं ने भी वह संकेत देखा। सबके चेहरे बदल गए। ये संकेत परिवार के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए था। जो इसे देखकर न पहुंचे, उसे परिवार से निकाल दिया जाता था। पल भर में क्यू परिवार के योद्धा हथियार उठाकर उसी दिशा में दौड़ पड़े। उधर झांग परिवार का मुखिया पहले ही अपनी दुकान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र भी आकाश की उस चमक पर पड़ी। ये तो उसकी आंखें सख्त हो गईं। क्यू परिवार का आपात संकेत है, और दिशा उसने ध्यान से देखा। मेरी झांग परिवार की दुकान। उसके चेहरे पर क्रोध फूट पड़ा। अच्छा, तो रात में काले लुटेरे वाकई क्यू परिवार के ही थे। मेरे झांग परिवार को कमजोर दिखाकर नगर पर कब्जा जमाने की चाल। उसकी आंखों में ठंडी आग जल उठी। क्यू परिवार, तुमने गलत समझ लिया। झांग परिवार इतना आसान शिकार नहीं। इस बार वह पीछे नहीं हटेगा। अगर अब भी झुका तो चेन्यांग नगर के योद्धा उसे तुच्छ समझेंगे, और क्यू परिवार उसे हमेशा के लिए कमजोर मान लेगा। दो दिशाओं से दो महाशक्तिशाली एक ही जगह की ओर बढ़ रहे थे, और बीच में क्यू शेंगताओ की किस्मत सांस रोके खड़ी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 307 महाशक्तियों का आमना सामना। संकेत आकाश में फूटते ही पूरा चेन्यांग नगर रोशनी से नहा गया। ये तो मुखिया का विशेष संकेत है। झांग परिवार के योद्धा घबरा गए। मुखिया हमें बुला रहे हैं, जल्दी चलो। हथियार संभालते हुए झांग परिवार के योद्धा संकेत की दिशा में तेजी से दौड़ पड़े। उसी समय हुआयू संप्रदाय के गुप्त सूचना केंद्र में हलचल मच गई। संकेत और ताज़ा खबरों को जोड़ते ही सब समझ गए, झांग परिवार और क्यू परिवार सीधे टकरा चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक संकेत स्वयं झांग परिवार के मुखिया ने भेजा था। ये साधारण झड़प नहीं थी, यह पूरा युद्ध था। एक काले वस्त्रों में लिपटा सूचना अधिकारी तेजी से विवरण लिखने लगा। यह अत्यंत गोपनीय पत्र है, उसने पास खड़े व्यक्ति को सौंपते हुए कहा। इसे तुरंत संप्रदाय प्रमुख तक पहुंचाओ। एक पल की भी देर नहीं। दूसरा व्यक्ति पत्र लेकर अंधेरे में गायब हो गया। आकाश की उस चमक ने पूरे चेन्यांग नगर को जगा दिया। हर परिवार अपने अपने लोगों को भेजने लगा। कुछ ही देर में सड़कों पर योद्धाओं की भीड़ दिखाई देने लगी।
झांग परिवार की दुकान के भीतर क्यू शेंगताओ ने संकेत को सफलतापूर्वक उड़ते देख गहरी सांस ली। रुको, वह जोर से बोला, मैंने पिता को संकेत दे दिया है, वह जरूर आएंगे और हमें बचा लेंगे। उसके शब्दों से काले वस्त्रों वाले थोड़ा संभले, लेकिन झांग परिवार के योद्धा भी उस संकेत को पहचान चुके थे। एक सशस्त्र योद्धा हंस पड़ा, हाँ, मैं समझ गया था, तुम लोग क्यू परिवार के ही हो। ये संकेत हमने पहले भी देखा है। पहले जब दोनों परिवार मिलकर काम करते थे तब एक दूसरे के संकेत सबको मालूम थे। क्यू शेंगताओ ने काले वस्त्र उतार फेंके और असली चेहरा दिखाया। अब पहचान लिया न? उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग मेरे क्यू परिवार पर उंगली उठा रहे हो। झांगवान ने मेरी क्यू परिवार की जीयू नीलामी भवन लूटी तो ठीक, और मैं तुम्हारी दुकान लूटूं तो गलत। क्यू शेंगताओ सामने वाला योद्धा चौंक गया, तो ये तुम हो? मैंने सोचा था खुद क्यू परिवार का मुखिया आया होगा। कौन जानता था ये काम तुम जैसे निकम्मे दूसरे बेटे का होगा। निकम्मा, ये शब्द सीधे दिल में चुभा। तू निकम्मा है? क्यू शेंगताओ गरजा, तेरा पूरा परिवार निकम्मा है। युवा स्वामी, उंगली कटी तलवार वाला, तुरंत बोला, अब बहस का समय नहीं। झांग परिवार का मुखिया किसी भी पल आ सकता है। अगर वह आ गया तो बचना नामुमकिन होगा। ये सुनते ही क्यू शेंगताओ का चेहरा और पीला पड़ गया। हाँ, वह हड़बड़ाया, भागना होगा। अगर वह आ गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और चाहे मुझे छोड़ भी दे तो क्यू परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब पिता मुझसे और भी नफरत करेंगे। उसने तुरंत दिशा बताई, उस ओर भागो, वहां एक झील है। पानी में उतर गए तो वे हमें नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन अचानक एक भारी आवाज आसमान में गूंज उठी, तुम भाग नहीं सकते। काले वस्त्रों वाले जैसे ही ऊपर देखने लगे, छतों पर उड़ते हुए कुछ साए दिखाई दिए। अगले ही पल कई योद्धा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। पितामह, झांग परिवार के योद्धा खुशी से झुक गए। मुखिया, आने वाला व्यक्ति झांग परिवार का मुखिया था। उसने अपने योद्धाओं की ओर देखा और सिर हिलाया, अच्छा काम किया। फिर उसकी ठंडी निगाह क्यू शेंगताओ पर पड़ी। क्यू शेंगताओ, उसकी आवाज में मौत की ठंडक थी, तुम मेरे झांग परिवार की दुकान लूटने आए हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? हवा अचानक भारी हो गई और क्यू शेंगताओ पहली बार सच में समझ गया, वह मौत के सामने खड़ा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 308, एक वार में टूटी सारी सीमाएं। झांग परिवार के बुजुर्ग क्यू शेंगताओ ने कांपते हाथों से झुककर कहा, मैंने आपात संकेत भेज दिया है, मेरे पिता अभी पहुंचने ही वाले हैं। झांग परिवार के मुखिया की भौहें सख्त हो गईं। क्या तुम्हें लगता है, उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, कि मैं तुम्हारे पिता से डरता हूँ? आज अगर मैं यहीं तुम्हें मार दूं तो कौन मुझे रोक पाएगा? उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। क्यू परिवार ने इन दिनों झांग परिवार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। कई महान योद्धा मारे जा चुके थे, परिवार की नींव हिल चुकी थी। पूरे झांग परिवार में बदले की आग जल रही थी। अगर आज भी वह क्यू परिवार से डर गया तो न चेन्यांग नगर के लोग झांग परिवार को सम्मान देंगे, न ही क्यू परिवार उसे बराबरी का मानेगा। अगर क्यू परिवार के लोग दुकान लूटने आएं और वह मारने की हिम्मत न करे तो फिर चेन्यांग नगर की सत्ता की बात करने का हक ही क्या रहेगा? अगर क्यू शेंगताओ भीख मांगता तो शायद वह कुछ शर्तें रखकर उसे छोड़ देता, लेकिन अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां पीछे हटना नामुमकिन था। क्यू शेंगताओ झांग परिवार के मुखिया की हिंसक नज़र देखकर कांप उठा। तुम जहर से कमज़ोर हो, वह हड़बड़ा कर बोल पड़ा, तुम मेरे पिता के मुकाबले नहीं हो। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे पिता बदला लेंगे, पूरा झांग परिवार मेरे साथ दफन हो जाएगा। मूर्ख, उंगली कटी तलवार वाला मन ही मन कोस उठा। झांग परिवार के मुखिया को जहर दिया गया है, ये बात अभी तक पूरी तरह गोपनीय थी और यह बेवकूफ सबके सामने उगल बैठा। झांग परिवार के मुखिया की आंखें अचानक फैल गईं, तो उसकी आवाज़ भारी हो गई। क्यू परिवार जानता है कि मुझे जहर दिया गया है और इसी का फ़ायदा उठाकर चेन्यांग नगर हड़पना चाहता है। अब सब कुछ उसकी समझ में आ गया। क्यू परिवार का मुखिया हमेशा से अत्यंत महत्वाकांक्षी था। सीमा परिवार के नष्ट होते ही और उसके जहरीले शरीर के साथ ये सबसे सही मौका था चेन्यांग नगर पर कब्जा करने का। अगर वह आज पलटवार नहीं करता
तो कल उसे सांस लेने की जगह भी नहीं मिलती। मारो। झांग परिवार के मुखिया ने तलवार खींच ली। हवा चीरती हुई एक अदृश्य तलवार लहर सीधे क्यू शेंगताओ की ओर बढ़ी। वह पल समय जैसे थम गया। क्यू शेंगताओ समझ गया, ये वार सीधे उसी के लिए है। एक साधारण योद्धा महान योद्धा की तलवार लहर से बच नहीं सकता, वह मरने वाला था। रुको। दूर से एक दहाड़ गूंजी। क्यू परिवार के मुखिया की आकृति तेजी से सामने आई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तलवार लहर बिजली की तरह तेज थी। वह क्यू शेंगताओ के सीने में धंस गई। धड़ाम। क्यू शेंगताओ सीधे जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, क्यू परिवार के मुखिया ने उसे थाम लिया। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखेगा। पिता, क्यू शेंगताओ ने कमजोर आवाज में कहा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मैं बेकार निकला, आपके किसी काम नहीं आ सका। मैं भोगी था, सत्ता का भूखा था, और मूर्ख भी। मैं इसके लायक नहीं कि आप मेरे लिए रोएं। क्यू परिवार के मुखिया की आंखों से आंसू बह निकले। गलती मेरी थी। उसकी आवाज टूट गई। तुम्हारी माँ जल्दी चली गई। मैं तुम्हें सही राह नहीं दिखा पाया। मैंने तुम्हें डांटा, मारा, ताकि तुम मजबूत बनो, एक सच्चा इंसान बनो। तुमने मुझे कभी बोझ नहीं बनाया। रात की हवा और भारी हो गई। इस एक वार ने दोनों परिवारों के बीच हर सीमा तोड़ दी थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 309 टूटता पिता, जलता युद्ध। क्या क्यू परिवार के मुखिया को सच में नहीं पता था कि उसका बेटा क्या कर रहा है? क्यू शेंगताओ गुप्त रूप से अपने योद्धा तैयार कर रहा था। ये बात उसके पिता की नज़रों से छिपी नहीं थी, लेकिन वह मानता था कि हर पुरुष को अपनी ताकत बनानी चाहिए। इसी सोच में उसने चुप रहना चुना। क्यू शेंगताओ की माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। परिवार की जिम्मेदारियों में उलझकर पिता बेटे को समय नहीं दे पाया। यही लापरवाही धीरे धीरे उसे भोग विलास की राह पर ले गई। इस बात का पछतावा क्यू परिवार के मुखिया के दिल में हमेशा रहा। नाराजगी प्रेम की कमी नहीं होती। क्यू परिवार के मुखिया की कठोरता भी उसी प्रेम से जन्मी थी। उसने झुककर बेटे का शरीर जमीन पर रखा, फिर झांग परिवार के मुखिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल ठंडा क्रोध था। झांग शेनतियान, वह गर्जा। तुमने मेरे व्यापार को लूटा, तब मैंने सहन किया, लेकिन आज तुमने मेरे बेटे को मार दिया। आज से क्यू परिवार और झांग परिवार एक दूसरे के शत्रु हैं। झांग परिवार का मुखिया पीछे नहीं हटा। वह सीधी नज़र से बोला, क्यू युआन, तुम्हारा बेटा मेरे लोगों को लूटने आया था। वह रंगे हाथों पकड़ा गया। अगर उसे न मारता तो मेरे लोगों का गुस्सा शांत नहीं होता। एक दुकान। क्यू परिवार के मुखिया की आवाज़ और ठंडी हो गई। क्या एक दुकान मेरे बेटे से बड़ी थी? तुम उसे पकड़ सकते थे, दंड दे सकते थे, लेकिन मार डालना, क्या यही तुम्हारा न्याय है? उसी पल क्यू परिवार के योद्धा एक एक कर पहुंचने लगे। जब उन्होंने जमीन पर पड़े क्यू शेंगताओ को देखा तो माहौल सन हो गया। क्यू परिवार के मुखिया ने बिना भाव के आकाश की ओर संकेत छोड़ा। यह उसका बुलावा था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। झांग परिवार का मुखिया सिहर उठा। उसने धीमी भारी आवाज में पूछा, क्यू युआन, क्या तुम सच में यहाँ युद्ध चाहते हो? क्यू परिवार के मुखिया ने उत्तर दिया, ये सवाल तुम खुद से पूछो। मेरे बेटे की लाश इसका जवाब है। दोनों परिवार आमने सामने थे। रात सांस रोके खड़ी थी और युद्ध अब केवल एक कदम दूर था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 310 रक्त से लिखा गया निर्णय। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बेटे की जान की कोई कीमत नहीं। झांग परिवार के मुखिया ने दबे स्वर में कहा। बस, मेरा हाथ फिसल गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन ये शब्द अब बेकार थे। क्यू शेंगताओ मर चुका था। अब कोई सफाई क्यू परिवार के मुखिया के दिल का जहर नहीं निकाल सकती थी। हाँ हाँ, क्यू परिवार का मुखिया हंसा। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाथ फिसल गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। एक इतना बड़ा साधक और ऐसी गलती, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? उसने दांत भींच लिए। मैं बार बार सहता रहा, लेकिन तुम हर बार आगे बढ़ते रहे। आज मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं इंसान कहलाने लायक नहीं रहूँगा। झांग परिवार का मुखिया घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, क्यू युआन, होश में आओ। हम दोनों की ताकत बराबर है। अगर लड़े तो दोनों परिवार तबाह हो जाएंगे। उसके दिल में डर था। वह जानता था, इस हालत में
वह ये युद्ध जीत नहीं सकता। दोनों तबाह। क्यों परिवार का मुखिया ठंडी हंसी हंसा। अगर तुम नहीं डरे तो मैं क्यों डरूं। इसी पल दोनों परिवारों के योद्धा जमा हो चुके थे। हथियार बाहर आ चुके थे। हवा में मौत की गंध थी। झांग परिवार का मुखिया समझ गया, अब पीछे हटना नामुमकिन है। उसने ऊंची आवाज में दहाड़ा, क्यों परिवार ने लूट मचाई। क्यों परिवार की वजह से। चेन्यांग अशांत हुआ। झांग परिवार चुप नहीं बैठेगा, मार डालो। उसने तुरंत एक शीशी निकाली, अंदर की औषधि ने ली और सीधे क्यू परिवार के मुखिया पर टूट पड़ा। मारो। झांग परिवार के योद्धा आगे बढ़े। क्यू परिवार के योद्धा भी पीछे नहीं हटे। अपने युवा स्वामी की मौत का बदला हर किसी की आंखों में था। पूरा क्षेत्र खून और शोर से भर गया। दूर एक सराय की ऊंची मंजिल पर कुछ लोग ये सब देख रहे थे। करण हल्के से मुस्कुराया। उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता, उसने शांत स्वर में कहा, ये दृश्य कैसा लगा। युद्ध नीचे भड़क रहा था और असली खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे खड़े थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 311 पर्दे के पीछे की चाल। करण के पिता ने मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आंखों में उत्साह था। तो क्या ये पूरा युद्ध तुम्हारी ही बिछाई हुई बिसात है। करण ने सिर हिलाया। नहीं पिता, मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति नहीं। मैंने सिर्फ क्यू परिवार और झांग परिवार के बीच तनाव बढ़ाया था। झांग परिवार का मुखिया क्यू शेंताओ को मार देगा, यह मेरी गणना से बाहर था। करण ने दूर चल रही लड़ाई की ओर देखा। रणनीति में 7 हिस्से इंसान के होते हैं, 3 हिस्से भाग्य के। करण के पिता गहरी सांस लेकर बोले, लेकिन वे पूरी तरह भिड़ जाएं। ये तो तुम्हारी ही योजना की तरह लगता है। करण की आवाज़ शांत थी। झांग परिवार के मुखिया ने बहुत बड़ी मूर्खता की। किसी पिता के सामने उसके बेटे को मारना। क्यों परिवार का मुखिया कैसे चुप रहता। अगर वह बदला न लेता तो उसके अपने योद्धा उसे कभी स्वीकार नहीं करते। वह न मुखिया रहता, न पिता, न ही इंसान। करण ने हाथ उठाया। पीछे खड़ा यांगशु आगे बढ़ा। आदेश दें संप्रदाय प्रमुख, तैयारी शुरू करो। करण ने कहा, आज रात चेन्यांग में नया मालिक होगा। जी। यांगशु बिना हिचक उत्तर देकर चला गया। करण के पिता स्तब्ध थे। आज रात, इतनी जल्दी। करण मुस्कुराया, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। क्यू और झांग एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। हम बस अंतिम कदम रखेंगे। दुनिया यही मानेगी कि हमने चाल चली और मरे हुए कभी शिकायत नहीं करते। करण के पिता की चिंता लौट आई। लेकिन हमारे लोग अभी पूरी तरह नहीं पहुंचे हैं। अगर मौका निकल गया तो। करण की आंखों में ठंडा आत्मविश्वास था। पिता, उसने कहा, कुछ मौके सिर्फ एक बार मिलते हैं। नीचे युद्ध और भयानक हो रहा था और ऊपर नियति का फैसला शांत मुस्कान के साथ लिखा जा रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 312 तीसरा शिकारी। तैयारी पूरी नहीं है तो क्या हुआ। करण ने हाथ हिलाया। जब तक पिता मेरे साथ हैं, बाकी किसी की जरूरत नहीं। पिता ही किन परिवार की असली ताकत थे। यही किन परिवार का चेहरा थे। बाकी लोगों की कमी करण अपने तरीके से पूरी कर सकता था। करण ने दूर चल रहे युद्ध को देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। चलो, उसने कहा, अब हमारा समय आ गया है। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि एक शिष्य तेजी से आया। संप्रदाय प्रमुख, युद्ध क्षेत्र के पास एक और समूह छिपा हुआ है। करीब 30 लोग हैं। एक उच्च स्तर का साधक है, बाकी सभी शक्तिशाली योद्धा हैं। करण रुक गया। उसकी आंखों में दिलचस्पी चमकी। ओह, कोई और भी खेल खेल रहा है। पिता ने धीमे से कहा, लगता है वे भी अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं। शायद चेन्यांग पर कब्जा करने आए हैं। करण ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं। चेन्यांग के परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गईं। दौलत लूटने आए हों तो अलग बात है। क्यू और झांग परिवार सालों से यहाँ जमे हैं। उनके पास बहुत कुछ है। शिष्य ने पूछा, आदेश दें, चुपचाप खत्म कर दें। उन शिष्यों की नज़र में चेन्यांग अब उनकी ज़मीन थी। कोई और हाथ बढ़ाए, यह उन्हें मंजूर नहीं था। करण ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, नहीं, अभी नहीं। अगर वे टिड्डा बनना चाहते हैं तो बनने दो। जब टिड्डा शिकार करेगा तब असली शिकारी सामने आएगा। शिष्य ने सिर झुकाया। जैसा आदेश। करण और पिता एक ऊंची छत पर पहुंचे। यहाँ से पूरा युद्ध साफ दिख रहा था। करण की नज़र दूर एक कमरे पर पड़ी। 30 से ज्यादा लोग, बेपरवाह, न कोई पहरा, न कोई डर।
उनकी चाल ढाल साफ बता रही थी। वे खुद को सबसे ऊपर समझते थे। एक भारी आवाज गूंजी, भाई कब उतरेंगे? अब और रुका नहीं जा रहा। काले कपड़ों में लिपटा एक योद्धा शांत स्वर में बोला, सब्र रख हे कोई, अभी कूदे तो दोनों परिवार एकजुट हो जाएंगे, उन्हें लड़ने दो। जब दोनों थक जाएं, उसकी आंखों में लालच चमका, तब हम उतरेंगे। और दूर छत पर खड़ा करण ये सब देख रहा था। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 313 आखिरी दांव। भारी भरकम आदमी ने हाथ में पकड़े बड़े चाकू को सहलाया। थोड़ी झुंझलाहट से बोला, समझ गया। काले लंबे कपड़ों वाला योद्धा हल्का सा मुस्कुराया। हे कोई, अभी कूदे तो जीत भी गए, तो भी अपने लोग ज्यादा मरेंगे। हम यहाँ लड़ने नहीं, कमाने आए हैं। लोग ज्यादा मरे तो फायदा क्या? हे कोई ने गुस्से में थूका। पहाड़ों में जिंदगी ठीक थी, मिले लुटा, अब हर बात में इंतजार। पास खड़ा एक ताकतवर योद्धा हंसा। अब वो दिन नहीं रहे, तब लुटेरे थे, पर आज जितना मिल रहा है तब कहाँ मिलता था। बड़े भाई के साथ आए हैं, खाली हाथ कभी नहीं लौटे। हे कोई ने सिर खुजलाया। ये भी सही है। अचानक काले कपड़ों वाले योद्धा का चेहरा सख्त हो गया। तैयार हो जाओ। सबकी निगाहें युद्ध की ओर टिक गईं। दूर मैदान में क्यू परिवार का मुखिया तलवार घुमा रहा था। झांक शेनतियान, औषधि खाकर अपने आप को अपराजय मत समझ, बस थोड़ा समय चाहिए। जैसे ही असर खत्म होगा, मौत तय है। झांक परिवार का मुखिया बेतहाशा वार कर रहा था। उसे शक्ति की परवाह नहीं थी। हर वार भारी था, हर वार जानलेवा, लेकिन उसकी शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। क्यू युआन, वह दहाड़ा, तू समय खींचना चाहता है? अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। क्यू परिवार का मुखिया एक पल को गंभीर हुआ, फिर बोला, चेन्यांग छोड़ दो, परिवार लेकर चले जाओ, मैं रास्ता दे दूंगा। वह जानता था झांग परिवार का मुखिया अनुभवी और खतरनाक है। अगर उसे जिंदा हटाया जा सके तो बेहतर। झांग परिवार का मुखिया एक पल डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। ये जमीन मेरे पूर्वजों की है, पीछे हटा तो चेहरा कहाँ दिखाऊं? और कौन जाने तू बाद में सबको मार डाले। उसका शरीर कांप उठा, शक्ति बेकाबू होने लगी, चेहरा लाल से बैंगनी होने लगा। दूर छत पर खड़े करण की आंखें सिकुड़ गईं। निषिद्ध शक्ति, उसने धीमे से कहा। पिता चौंक गए, ये क्या हो रहा है? युद्ध अब नए मोड़ पर पहुंच चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 314 निषिद्ध शक्ति का मूल्य। करण ने गहरी सांस ली। पिता, यह एक निषिद्ध तकनीक है। मुझे भी नहीं लगा था कि झांग परिवार का मुखिया इतनी दूर तक जाएगा। पिता ने चौंक कर पूछा, निषिद्ध तकनीक क्या होती है? करण ने उत्तर नहीं दिया। उसने बगल में खड़े जुए भूया की ओर देखा। जुए भूया ने गंभीर स्वर में कहा, निषिद्ध तकनीक साधारण तकनीकों से अलग होती है। साधारण तकनीकें बार बार इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन निषिद्ध तकनीक शरीर को भारी नुकसान पहुंचाती है। इस्तेमाल के बाद लंबा समय आराम करना पड़ता है। हल्के मामलों में शक्ति घटती है, गंभीर मामलों में या तो आगे बढ़ना रुक जाता है या सीधी मौत। पिता का चेहरा सख्त हो गया। इतनी खतरनाक? तो झांग परिवार सच में आखिरी दांव खेल रहा है। जुए भूया ने सिर हिलाया। खतरा ही असली बात नहीं है, असल डर इसे सीखने में है। पिता ने हैरानी से पूछा, सीखना इतना मुश्किल? बहुत। जुए भूया बोला, साधारण तकनीकें लगातार अभ्यास से स्वाभाविक हो जाती हैं, लेकिन निषिद्ध तकनीकें ना बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं, ना सामान्य तरीकों से सीखी जाती हैं। पिता अब पूरी तरह समझ चुके थे। जुए भूया हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है झांग परिवार का मुखिया प्रतिभा में सीमित था, इसलिए उसने सालों तक निषिद्ध तकनीक पर ध्यान दिया। लेकिन ये सब गलत रास्ता है। अगर वही समय साधना में लगाया होता तो आज निषिद्ध तकनीक की जरूरत ही नहीं पड़ती। करण ने शांत स्वर में कहा। उसके पास विकल्प नहीं थे। वह जानता था कि वह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उसने अगली पीढ़ी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। और तुम? करण ने जुए भूया की ओर देखा। ऐसी सीमाओं में बंधने वाले नहीं हो। जुए भूया ने हल्की हंसी हंसी, फिर बोला, वैसे निषिद्ध तकनीकें भी अलग अलग स्तर की होती हैं। निचला स्तर लाभ कम, नुकसान ज्यादा। मध्यम स्तर कुछ बेहतर। ऊंचा स्तर सीमा लांघने की ताकत। लेकिन सबसे ऊंचा स्तर मैंने आज तक किसी को करते नहीं देखा। पिता ने धीमे से कहा।
अगर हमारे पास मध्यम स्तर की भी होती। जुएवुया ने तुरंत सिर हिलाया। तब भी आसान नहीं, शर्तें होती हैं, एक भी पूरी न हुई तो नतीजा सिर्फ मौत, कभी आकाशीय बिजली, कभी दुर्लभ खनिज, कभी मौत के कगार से बार बार लौटना, हर कदम 9 बार मरने जैसा। करण हल्का सा मुस्कुराया। उसके पास इससे भी ऊपर की चीजें थीं। बस अभी वक्त नहीं आया था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 315 अंतिम दांव। निषिद्ध तकनीकों की साधना वाकई वैसी ही थी जैसी जुएवुया ने कही थी। कठिन, बेहद कठिन, ऊंचे स्तर की निषिद्ध तकनीकों के लिए कई शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं। लेकिन करण के पिछले जीवन में सीखी गई एक सर्वोच्च निषिद्ध तकनीक बिना किसी खतरे के इन शर्तों को पूरा कर सकती थी। जुएवुया ने युद्ध को देखते हुए हंसकर कहा, क्यों परिवार का मुखिया अब खतरे में है। सबकी नजरें युद्धभूमि की ओर चली गईं। झांग परिवार का मुखिया निषिद्ध तकनीक के सहारे भयानक रूप से शक्तिशाली हो चुका था। उसके सामने क्यों परिवार का मुखिया लगातार पीछे हट रहा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। मुझे मजबूर मत करो, क्यों परिवार के मुखिया ने एक बार रोकते हुए कहा। लेकिन झांग परिवार का मुखिया रुकने वाला नहीं था। उसकी तलवार सीधे प्राण लेने के लिए बढ़ी। आज हम दोनों में से एक ही बचेगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। जब तक तुम क्यों परिवार चेन्यांग से हटने को तैयार नहीं। क्यों परिवार का मुखिया दहाड़ा। तुम नहीं हटोगे तो मैं क्यों हटूं। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही सब कुछ दांव पर लगा सकते हो। अचानक उसने जोर से चिल्लाया। तलवार के दबाव से निकलकर उसने अपनी जेब से एक औषधि निकाली और बिना झिझक निगल ली। उसका आभा क्षण भर में बदल गया। निषिद्ध औषधि, करण ने चौंक कर कहा। सोचा नहीं था कि क्यों परिवार का मुखिया इतना निर्दयी निकलेगा। जुएवुया की आंखों में चमक थी। ये युद्ध अब सच में दिलचस्प हो गया है। दोनों मरने मिटने पर उतर आए हैं। बताओ कौन बचेगा। करण मुस्कुराया। क्यों परिवार का मुखिया। उसके पास अगले स्तर तक जाने की हल्की सी संभावना थी, लेकिन निषिद्ध औषधि लेने के बाद वह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। इतनी बड़ी कीमत कोई यूं ही नहीं चुकाता। वह पूरी तरह आश्वस्त है कि आज झांग परिवार का मुखिया मरेगा। जुएवुया ने हल्की हंसी हंसी। जो भी जीते बाकी लोग सब व्यर्थ जाएंगे। पिता ने गहरी सांस ली। दोनों परिवारों की जड़ें बहुत गहरी हैं। सैकड़ों शक्तिशाली योद्धा और न जाने कितने अभी आए भी नहीं। हमारे परिवार के सामने यह अंतर बहुत बड़ा है, करण ने शांत स्वर में कहा। पिता, हमारा समय अभी छोटा रहा है। जब चेन्यांग हमारे हाथ आएगा तो सब बदल जाएगा। पिता जोर से हंसे। चेन्यांग के बिना भी हम उठेंगे और उसके साथ तो उड़ान और तेज होगी। फिर पिता ने जिज्ञासा से पूछा, करण, क्या तुम्हारा गुरु निषिद्ध औषधि बना सकता है। युद्धभूमि में दो निषिद्ध शक्तियां आमने सामने टकरा रही थीं और पर्दे के पीछे असली शिकारी अब भी इंतजार में था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 316 निषिद्ध औषधि की कीमत। करण मुस्कुराया और बोला, पिता, मेरे गुरु निषिद्ध औषधि बना सकते हैं और मैं भी बना सकता हूँ। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन अगली ही पल वह सख्त हो गया। लेकिन मैं और आप, हम दोनों की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। हम अभी युवा हैं। मैं ऐसी औषधि कभी नहीं लूंगा जो मूल आधार को नष्ट कर दे। निषिद्ध औषधि बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह चाहे तो जितनी चाहे उतनी बना सकता था, लेकिन उच्च स्तर की निषिद्ध औषधि के लिए जो दुर्लभ औषधीय जड़ी चाहिए थी, वह अभी तक उसे मिली नहीं थी। पिता ने धीरे से कहा, तो क्या आप अपने पिता के लिए कुछ रख नहीं सकते? अंतिम समय में कम से कम मेरे काम आ सके। नहीं, करण ने बिना सोचे उत्तर दिया। जब तक वह उच्च स्तर की निषिद्ध औषधि न हो, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। ऐसी औषधि भविष्य को पूरी तरह काट देती है। मैं नहीं चाहता कि आपका आगे बढ़ने का मार्ग यहीं समाप्त हो जाए। पिता की उम्र अभी 40 के आसपास थी। अगर वह आगे नहीं बढ़े तो जीवन भी सीमित ही रहेगा। लेकिन करण का लक्ष्य इतना छोटा नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता सिर्फ यहीं रुक जाएं। वह चाहता था उसके पिता और भी ऊंचे स्तर तक जाएं। पिता ने करण को देखा। उसकी आंखों में भावना उमड़ आई। ठीक है, वह धीरे से बोला, पिता, निषिद्ध औषधि नहीं लेंगे। उसी समय जुएवुया ने युद्धभूमि की ओर देखते हुए कहा, निर्णय का क्षण अब आ चुका है।
दूर क्यू परिवार का मुखिया भयानक शक्ति से भरा हुआ था। झांग परिवार का मुखिया उसकी ओर देख रहा था, अविश्वास से। तुम्हारे पास निषिद्ध औषधि भी थी, वह कांपते स्वर में बोला। तुम अभी भी आगे बढ़ सकते थे। क्यू परिवार का मुखिया कड़वाहट से मुस्कुराया। मेरा बेटा मर चुका है, तो फिर मुझे भविष्य की क्या चिंता। अगर तुम्हें मारकर मुझे यह नगर मिलता है तो मेरी कीमत वसूल है। भले ही मैं आगे न बढ़ पाऊं, इस नगर के संसाधन मेरे बाकी बेटों को आगे बढ़ा देंगे। झांग परिवार का मुखिया चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने भारी मन से कहा, मेरा परिवार हार मानता है, बस एक प्रार्थना है, हमें जीवित रहने दिया जाए। क्यू परिवार का मुखिया हंस पड़ा। तुम सोचते हो कि इतनी बड़ी कीमत चुकाकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये संभव नहीं। झांग परिवार के मुखिया का चेहरा पूरी तरह फीका पड़ गया। फिर उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, झांग परिवार सुन ले, जो जहां है वहां से भागो, नगर छोड़ दो, एक एक करके निकल जाओ, बदले के बारे में सोचना भी मत। उसकी आवाज युद्ध के शोर को चीरती हुई दूर तक गूंज गई और उसी क्षण भाग्य का पहिया पूरी तरह घूमने लगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 317 रक्त से लिखा गया अंत। भाग गए। क्यू परिवार के मुखिया ने गरज कर कहा, एक भी जिंदा न बचे। उसकी तलवार पर शक्ति सिमट गई। अगले ही पल वार सीधे झांग परिवार के मुखिया की ओर गया। झांग परिवार का मुखिया रोकना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में फैला जहर अब औषधि की रोक तोड़ चुका था। शक्ति बिखर चुकी थी, तलवार रोकना असंभव था। तलवार सीने को चीरती हुई निकल गई। खून उगलते हुए झांग परिवार का मुखिया गिर पड़ा। पिता! झांग को चीख उठा। दादा! छिपा हुआ झांगवान भी टूट गया। जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहा था, वही अब नहीं रहा। झांग परिवार की ढाल टूट चुकी थी, आसमान जैसे गिर पड़ा हो। मारो! क्यू परिवार के योद्धाओं का उत्साह भड़क उठा। भागो! झांग को ने पूरी ताकत से चिल्लाया। जो बच सके बच जाए। उसने झांगवान को देखा, आंखों में आंसू थे। उसके सिर पर हाथ रखा, धीमे स्वर में बोला, अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, खुद को बचाना सीखो। नहीं! झांगवान रो पड़ा। पिता, साथ चलो! झांगक्वा ने सिर हिलाया। मेरे लिए देर हो चुकी है, तुम भागो, बदला मत लेना। थप्पड़! झांगक्वा ने झांगवान के गाल पर जोर से मारा। होश में आओ, अगर तुम मरे तो झांग परिवार सच में खत्म हो जाएगा। खजाने का रास्ता तुम्हें पता है, कुछ लोगों को लेकर भागो और एक दिन लौटना। झांगवान कांप गया, लेकिन सच समझ चुका था। वह मुड़ा, भागने ही वाला था। तुम कहीं नहीं जाओगे। पीछे से ठंडी आवाज आई। काले लंबे वस्त्रों में एक योद्धा ने कंधा पकड़ा। झांगवान सीधे जमीन पर गिर पड़ा। इसे जिंदा रखो, योद्धा बोला। झांग परिवार की सारी संपत्ति इसी पर टिकी है। झांगक्वा की आंखें फैल गईं। तुम कौन हो? उधर क्यू परिवार का मुखिया भी हत्या रोककर उसी ओर देखने लगा। युद्ध के बीच एक नया खिलाड़ी उतर चुका था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 318 लूट की असली मंशा। हम कौन हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। काले वस्त्रों वाला योद्धा हंसा। बस अपनी सारी संपत्ति सौंप दो। उसके पीले दांत चमक उठे। डाकू! मौजूद सभी लोग समझ चुके थे, ये लोग लुटेरे थे, लेकिन साधारण नहीं। क्यू परिवार के मुखिया उस काले लंबे वस्त्र वाले योद्धा को घूरने लगे। यही उनका सरदार था। वुजोंग स्तर! दबाव महसूस होते ही क्यू परिवार के मुखिया का दिल डूब गया। वह पहले ही घायल था, लड़ाई ने उसकी अधिकतर शक्ति छीन ली थी। ऊपर से निषिद्ध औषधि का असर भी जल्द खत्म होने वाला था। अब वह वुजोंग स्तर के सामने बिल्कुल असहाय था। काले वस्त्र वाला योद्धा तलवार उठाकर मुस्कुराया। क्यू परिवार के मुखिया, पहले भी तुम मेरे सामने नहीं टिकते थे, अब घायल हो, प्रतिरोध छोड़ दो, खजाने का पता बता दो, मैं तुम्हारे वंश को खत्म नहीं करूंगा। क्यू परिवार के योद्धा क्रोध से कांप उठे, तलवारें कस ली गईं। काले वस्त्र वाले योद्धा ने अपनी शक्ति छोड़ी। भारी दबाव सीधे क्यू परिवार पर टूट पड़ा। उसके पीछे खड़े योद्धाओं ने भी अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। धम! ऐसा लगा जैसे एक पहाड़ सामने आ खड़ा हुआ हो, जिसे पार करना असंभव था। उसी पल दूर से सफेद वस्त्रों में लोग दिखाई दिए। औषधि संघ! क्यू परिवार के मुखिया की आंखों में एक पल को उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही क्षण चेहरा उतर गया।
वे केवल साधारण औषधि गुरु थे, निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते थे। काले वस्त्र वाले लोग भी उन्हें देखकर सतर्क हो गए। हे डीकन, क्यू परिवार के मुखिया ने पुकारा। सफेद वस्त्रों में छोटे बालों वाला व्यक्ति आगे आया। क्यू मुखिया, ये लोग डाकू हैं, कृपया औषधि संघ मदद करे। डीकन हिचकिचाया। नियम, शहर के भीतर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक हम पर हमला न हो। शब्द खत्म होते ही आखिरी उम्मीद भी टूट गई। क्यू परिवार के मुखिया ने मुट्ठी कस ली। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 319 आखिरी सौदा। क्यू परिवार के मुखिया का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन काले वस्त्र वाले योद्धा के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। औषधि संघ के नियम सुनते ही उसका मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। अब कोई बीच में आने वाला नहीं था। वह हंसते हुए बोला, क्यों मुखिया, अब क्या सोच रहे हो? मुझे सिर्फ तुम्हारी मौत चाहिए और तुम्हारे परिवार की दौलत। तुम एक जान दोगे और पूरा क्यू परिवार बचेगा। सौदा बुरा नहीं है। क्यू परिवार के योद्धा भड़क उठे। मुखिया, ये छल है। काले वस्त्र वाला योद्धा दुष्ट मुस्कान के साथ हंसा। पीछे खड़ा भारी शरीर वाला आदमी बोला, भाई बातें क्यों, सबको काट दो। काले वस्त्र वाले ने हाथ उठाया। उसकी निगाह सीधे क्यू परिवार के मुखिया पर थी। ठीक है, क्यू परिवार के मुखिया ने कहा। नहीं, एक योद्धा चीख उठा। अगले ही पल जमीन पर पड़ी तलवार हवा में उछली, चमक, और वह योद्धा सीधे गिर पड़ा। अब क्यू परिवार के मुखिया की आंखों में क्रूर दृढ़ता थी। वह खाली हाथ मरने वाला नहीं था। उसने तलवार उठाई और सीधे वार किया। मरने से पहले एक रास्ता तो बनाऊंगा। काले वस्त्र वाला योद्धा बिना घबराए बड़ा चाकू उठाकर सीधे टकरा गया। धम, क्यू परिवार के मुखिया की दाहिनी बांह कट गई। उसकी तलवार दुश्मन के सीने पर लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 5वें स्तर का आत्म कवच। क्यू परिवार के मुखिया समझ चुका था, अब बहुत देर हो चुकी थी। अगला वार सीधा आर पार। क्यू परिवार का मुखिया जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा। मुखिया, काले वस्त्र वाले ने हाथ हिलाया। मार डालो। रात खून से और गहरी हो गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 320 काले योद्धा की असली ताकत। काले वस्त्र वाले योद्धा के पीछे खड़ा भारी शरीर वाला आदमी अब और रुक नहीं सका। आदेश मिलते ही वह गरजते हुए क्यू और झांग परिवार के योद्धाओं पर टूट पड़ा। भागो! क्यू परिवार के योद्धा घबरा कर चिल्लाए। अब सब समझ चुके थे। क्यू परिवार का मुखिया भी उस काले योद्धा का सामना नहीं कर पाया। उनका यहाँ रुकना सिर्फ मौत को बुलाना था। काले वस्त्र और छोटे बालों वाला योद्धा ठंडे स्वर में बोला, क्यू परिवार का कोई भी आदमी भागने न पाए, खासकर वो जो उनके खजाने की जगह जानते हों। पीछे से हंसी आई। चिंता मत करो सरदार, ये हमारा रोज का काम है। दूर छत पर खड़े करण के पिता का चेहरा तनाव से भर गया। 5वें स्तर का आत्म कवच। उन्होंने धीमे से कहा, अगर ऐसा है तो ये आदमी बहुत खतरनाक है। करण कुछ नहीं बोला। जुएवुया हल्के से मुस्कराए। 5वां स्तर बुरा नहीं, लेकिन वूजोंग के लिए ये जरूरत से ज्यादा है। करण के पिता ने हैरानी से उनकी ओर देखा। जुएवुया ने समझाया, ऊंचे स्तर का आत्म कवच हमेशा फायदे का नहीं होता। कमजोर योद्धा उसके भरोसे थोड़ी देर चमक सकते हैं, लेकिन अनुभवी योद्धा के सामने ये बेकार हो जाता है। जहां कवच नहीं होता वहां वार करना बस समझ की बात है। उन्होंने आगे कहा, ऊपर से ऐसा कवच चलाने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। लाभ कम, नुकसान ज्यादा। जुएवुया ने कभी आत्म कवच नहीं पहना था। उनके लिए कमजोर हमला उन्हें छू भी नहीं सकता था, और मजबूत दुश्मन के सामने कवच भी कुछ नहीं बदलता। करण के पिता ने फिर चिंता जताई, मिंग, वो आदमी बहुत मजबूत है। 2 वार में क्यू परिवार के मुखिया को मार डाला। क्या हम जीत पाएंगे? करण ने शांत स्वर में कहा। पिता, चिंता मत कीजिए, वह वूजोंग जरूर है, लेकिन बस उतना ही। मुझे पूरा भरोसा है। करण के पिता ने जुएवुया की ओर देखा। शिष्यों का सम्मान, उनकी सहज मुद्रा सब कुछ बता रहा था कि यह आदमी साधारण नहीं है। अगर यह उनके साथ है तो यह युद्ध पहले ही तय हो चुका है। करण के पिता ने कमर की तलवार को हल्के से थामा। दिल में थोड़ा साहस लौटा, क्योंकि उन्हें पता था असली चाल अभी बाकी है।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।